गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे अपने क्वेश्चन पेपर को। जिस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसी काइंड ऑफ हम एक सैंपल पेपर उठाएंगे और उसको हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से। ठीक है, इसमें हम सारे सेक्शंस देखते हुए चलेंगे। पहले देखो, आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो हूबहू इसी तरीके से आने वाला है। ठीक है, एग्जाम में तो हम पहले से ही प्रैक्टिस करके रख लेते हैं ताकि आपको एग्जाम्स में डिफिकल्टी ना आए। तो सबसे पहले बच्चों, आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर जो आएगा आपके सामने, उसमें सबसे पहले आपको यही दिखने वाला है फ्रंट पेज में। ठीक है, जहां पे आपको लिखा होगा कि टाइम अलाउड आपके पास 3 घंटे का वक्त होगा, मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स होंगे और उसमें फिर कुछ शुरुआत में जनरल इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को दे रखी होगी। ठीक है, इन जनरल इंस्ट्रक्शंस को एक बार रीड करते हैं बच्चों, फिर सीधा आज चलते हैं अपने सेक्शंस की तरफ। तो देखो, इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखा होगा कि पहला इंस्ट्रक्शन, द क्वेश्चन पेपर हैज 15 क्वेश्चंस, यानी कि इस पूरे क्वेश्चन पेपर में आपको 15 क्वेश्चन देखने मिल वाले हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, यानी कि आपको सबके सब क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। इसमें 3 सेक्शंस होंगे बच्चों, इनको ध्यान से समझिए। पहला सेक्शन जो होता है बच्चों वो होता है रीडिंग स्किल्स का। ठीक है, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आपके पास होते हैं। सेकेंड सेक्शन जो होता है स्टूडेंट्स, दैट इज ऑफ ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। ठीक है, इसमें आपके ग्रामेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और क्रिएटिव राइटिंग, जो राइटिंग स्किल्स जो आपकी जो चीजें आपके सिलेबस में है, जैसे नोटिस राइटिंग वगैरह, ये सारी चीजें इसमें पूछी जाएंगी। नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग एंड ऑल। सेक्शन सी होगा स्टूडेंट्स आपका लिटरेचर। ठीक है, जो भी हमने चैप्टर्स डिस्कस करे हैं आपकी बुक के, वो सारे चैप्टर्स के जो पोम्स हैं और साथ ही साथ जो स्टोरीज हैं, उनके लेसन्स हैं, जो उनके क्वेश्चन आंसर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स क्लियर है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर ईच पार्ट, और हर क्वेश्चन का कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी होगी, वो उसको ध्यान से रीड करते हुए आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। राइट द करेक्ट क्वेश्चन नंबर एंड पार्ट देयर ऑफ इन योर आंसर शीट। ठीक है, यहाँ पे बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं कई बार कि आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो इस बात का बखूबी ध्यान रखें कि आप सेक्शन नंबर प्रॉपर डालें। जैसे मान लीजिए आप सबसे पहले सेक्शन ए से स्टार्ट करें। कुछ बच्चे होते हैं जो सेक्शन सी से स्टार्ट करते हैं। देखो, मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि आप हमेशा सीक्वेंस वाइज ही चले, क्वेश्चन पेपर को सेक्शन ए, देन सेक्शन बी एंड देन सेक्शन सी में आए, इस तरह से करें। लेकिन अगर किसी को कंफर्टेबल नहीं होता है, कोई चाहता है कि नहीं हम लिटरेचर वाला पार्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज लिटरेचर वाले पार्ट की होती है, तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि लिटरेचर वाला पार्ट पहले कर लेते हैं। सो दे कैन start with the literature portion also, but be careful while starting the literature portion or other portion. You first of all mention that section कि आप section C attempt कर रहे हैं, उसमें लिख दें literature section, and then carefully write the question number. ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिखें, उसके नीचे आंसर नंबर लिखें बच्चों, उसका ध्यान रखें। ठीक है, भले ही आप हो सकता है कि आप क्वेश्चन नोट ना करें, बल्कि क्वेश्चन आपको नोट नहीं करने एग्जाम्स में, आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर ध्यान से लिखना है। ठीक है, बिकॉज अगर क्वेश्चन के जो सीक्वेंस है वो सही से नहीं होंगी तो कई बार टीचर क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं टीचर हूँ, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, बच्चे ने सही लिखा है लेकिन अगर उसने सीक्वेंस सही से नहीं डाला रहता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ता है, सेकंड पहले अटेम्प्ट करता है और फर्स्ट लास्ट में करता है, तो एटलीस्ट वो लास्ट में जब उसे कर रहा है तो उसे मेंशन करे कि हाँ दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। तो सीक्वेंस का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, इस पे गड़बड़ मत करना। ठीक है बच्चों, नहीं तो अगर आता हुआ क्वेश्चन के भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं जिनका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सेपरेट इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन ईच क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन की कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन होगी। सीधा सीधा पेपर करते हुए क्वेश्चन पे ना टूट जाए, सीधा लिखने ना लगे। सबसे पहले क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन पेपर। आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए बच्चों शायद 10 से 15 मिनट अलॉट किए जाते हैं अलग से। ठीक है, तो उस 10-15 मिनट में एक बार अच्छे से विद क्विक रीडिंग, उसके लिए आपको क्विक रीडिंग आनी चाहिए, फास्ट रीडिंग करनी है, एंड विद दैट यू हैव टू कंप्लीट दैट क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट में आपको क्वेश्चन पेपर पूरा रीड करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद जब आपसे बोला जाएगा कि आप अपनी आंसर शीट में स्टार्ट करें लिखना, तब आप केयरफुली स्टार्ट करें। बट उससे पहले एक बार यू मस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर फर्स्ट। ओके, अदर टू द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट एंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ड लिमिट का ध्यान रखें। ये नहीं है कि अगर आपको बोला गया कि 50 वर्ड्स में आंसर लिखना है तो आप 100 वर्ड और इतने ज्यादा शीट नहीं भरनी है। आपको क्या करना है बच्चों
कि आपको जितनी वर्ड लिमिट दी गई है आपको उसी में रहते हुए अपने आंसर को क्या लिखना है, बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर। जो आपकी लैंग्वेज है वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज होनी चाहिए। जो आप आंसर जो प्रेजेंट करेंगे वो आंसर क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बस जितनी भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो सारी चीजें उस आंसर में होनी चाहिए। एंड इट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट, ग्रामेटिक मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, बस इन चीजों का ध्यान रखें। और बहुत ज्यादा शीटें भरने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। एंड हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो मैं अपनी तरफ से दूंगा बच्चों वो ये कि आप एक भी क्वेश्चन छोड़े ना, ठीक है। चाहे वो आपको आता है चाहे वो आपको नहीं आता, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। आपको जो कुछ भी आ रहा है उसमें वो आप लिखें। भले ही आप देखो, हमने इतने सारे चैप्टर्स डिस्कस कर लिए हैं, उनके इतने सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए हैं, इतना तो बच्चों आपने देख लिया है कि जो क्वेश्चन में ही बहुत हद तक आंसर रहता है, ठीक है। 2-3 लाइन तो क्वेश्चन से ही मिल जाती हैं। कुछ जो 1-2 लाइन लिखनी होती है वो आप, क्योंकि हमने सारे चैप्टर्स डिस्कस करे हुए, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा वहां से हेल्प लेके अपनी तरफ से भी आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। बट डू रिमेंबर टू नॉट मेक द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करें, बस इस चीज का ध्यान रखें और आंसर फ्रेम कर दे अपनी तरफ से। लेकिन क्वेश्चन एक भी ना छोड़े बच्चों, ठीक है। अगर इसमें कितना बोले गए थे, 15 क्वेश्चन है, तो आपको 15 में से 15 क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ये हमारी हो गई बच्चों बेसिक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब हम बढ़ सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो सेक्शन ए, जैसा कि हमने देखा था, स्टार्ट होता है रीडिंग स्किल्स से, और ये कितने मार्क्स का है बच्चों, 26 मार्क्स का आपका सेक्शन ए रहेगा, ठीक है। तो सेक्शन ए में आपके पास सबसे पहले आ जाता है बच्चों क्या, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको आप कहते हैं अनसीन पैसेज, ठीक है। एक अनसीन पैसेज है, जो आप अनसीन पैसेज इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज से पहले ये जो कहानी है ये आपके टेक्स्ट बुक की कहानी नहीं होने वाली है, ठीक है। आपने नहीं पढ़ी होगी, इसीलिए आपको इसको बहुत केयरफुली रीड करना होता है। मैं मानता हूं कि टाइम कम रहता है, बट स्टिल ये स्पीड आप ही को डेवलप करनी है। और स्पीड कैसे डेवलप होगी स्टूडेंट्स, जब आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। देखो, आजकल मैं आप लोगों को क्या करवा रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर जो भी सैंपल पेपर क्वेश्चंस हैं ये करवा रहा हूँ। तो यहाँ भी आपकी प्रैक्टिस होगी, और आप साथ साथ क्या कर लीजिए, आपकी जो ग्रामर की बुक है या कोई और बुक आप मार्केट से ले सकते हैं जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, ठीक है। उनकी प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, पहले कॉम्प्रिहेंशन को रीड करें, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो आगे बढ़ते हैं, रीड करते हैं। लाइन बाय लाइन रीड करेंगे, आप लोग भी मेरे साथ ध्यान से देखिए। There are two problems which cause great worry to our educationists. The problem of religious and moral instruction in a land of many faiths, and problem arising out of a large variety of languages. ठीक है बच्चों, तो ये क्या कहना चाह रहा है, हमें ध्यान से समझना है कि सबसे बड़ी दो समस्याएं, टू प्रॉब्लम्स, दो समस्याएं ऐसी है जो उभर के आती हैं किनके सामने, एजुकेशनिस्ट के सामने। एजुकेशनिस्ट कौन होते हैं बच्चों, वे व्यक्ति जो क्या देते हैं, जो ज्ञान देते हैं, जो ज्ञान देने वाले होते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, ज्ञानी लोग। ज्ञानियों को के काम क्या है कि जो समाज है, जो ये संसार है, इसको सही मार्ग दिखाना, ठीक है, ताकि जो संसार के लोग हैं वो सही मार्ग पे चल सके। दे कैन मूव इन द वर्ल्ड एंड इट्स एवरीथिंग कैन गो इन अ राइट डायरेक्शन। जो हमारा समाज है वो एक सही दिशा में चल सके, इसलिए जो ज्ञानियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोगों को समय समय पर आके सही मार्ग दिखाए, उनका मार्गदर्शन करें, ठीक है। लेकिन इन ज्ञानियों के सामने भी सबसे बड़ी दो समस्याएं रहती हैं, और वो समस्याएं क्या हैं उनको देखते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ रिलीजियस एंड मॉरल इंस्ट्रक्शन, ठीक है बच्चों। वो प्रॉब्लम ये है, एक तो रिलीजियस और लोगों का मॉरल जो इंस्ट्रक्शंस हैं इन लैंड ऑफ मैनी फेथ, ऐसे देश में, ऐसे समाज में जहाँ पे कि डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, तो उन्हें कोई बात समझा पाना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एजुकेशनिस्ट। एजुकेशनिस्ट के लिए ये चीज बहुत मुश्किल रह जाती है। जहाँ पे सब लोग एक ही धर्म को फॉलो कर रहे हैं ना, वहां तो कोई बात समझाना थोड़ा आसान रहता है, क्योंकि एक ही धर्म से रिलेट करके उसको बता दो तो सब लोग मान लेते हैं। लेकिन जहाँ इतने सारे धर्म के लोग हैं, अगर मान लीजिए एक धर्म के लोगों को वो बात सही लगेगी, दूसरे धर्म के लोगों को बात सही नहीं लग सकती है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है एजुकेशनिस्ट के सामने। एंड द प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस। और दूसरी समस्या है बच्चों, पहली समस्या तो हो गई हमारी रिलीजियस एंड मोरल फेथ, ठीक है। मोरल फेथ होता है बच्चों कि मॉरल वैल्यूज हम किन्हें कहते हैं,
मॉरल वैल्यूज यानी कि वो वैल्यूज जो कि हमें सही और गलत में डिफरेंशिएट करना सिखाती हैं कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे बोला जाता है कि वी शुड ऑलवेज ओबे आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो ये मॉरल वैल्यूज है। हमें आसपास गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। दीज ऑल आर मॉरल वैल्यूज। वी शुड हेल्प अदर्स, हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए। वी शुड शेयर, ठीक है, हमें लोगों से मिल बांट कर खाना वगैरह खाना चाहिए। ऐसे नहीं कि अकेले बैठ के खाना खा रहे हैं। कोई भी चीज है, अगर आपसे कोई हेल्प मांग रहा है तो यू शुड शेयर योर थिंग्स विद देम। ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं बच्चों? मॉरल वैल्यूज में आ जाती हैं। और हर कल्चर की अपनी अपनी मॉरल वैल्यूज है। बेसिकली वैसे देखा जाए तो सबकी मॉरल वैल्यूज सेम ही रहती है, लेकिन जहाँ डिफरेंट रिलीजियस और डिफरेंट मॉरल फेथ के लोग रहते हैं वहां पे थोड़ा सा डिफिकल्टी आ जाती है। तो पहला समस्या हो गई रिलीजियस एंड मॉरल फेथ्स अलग अलग है। और दूसरी समस्या ये आ जाती है बच्चों, जहाँ रिलीजियस और मॉरल फेथ्स अलग अलग होंगे, यहाँ इसका मतलब ये है कि वहाँ तरह तरह के लोग रह रहे हैं। और तरह तरह के लोग रह रहे हैं तो दे मस्ट हैव वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, यानी कि उनकी भाषा भी अलग होगी। ठीक है, क्योंकि आप कोई बात समझाना चाह रहे हैं, आप एक भाषा में समझा रहे हैं लेकिन दूसरे भाषा के व्यक्ति को वो बात समझ नहीं आ रही है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। और यहाँ बात सिर्फ एक और दो भाषा की नहीं है, कुछ कुछ जगह तो ऐसी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने ही इंडिया की बात करें बच्चों, तो यहाँ हर 15 से 20 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज लैंग्वेज नहीं कह सकते, लेकिन जो बोली होती है वो बदल जाती है, एक्सेंट बदल जाता है, बहुत सारी चीजें बदल जाती है। और इतने सारे स्टेट्स हैं, स्टेट्स में भी पता नहीं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो ऐसे कंट्रीज में, ऐसे समाज में जहाँ पे कि लोग इतनी सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं, वहां पे इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एजुकेशनिस्ट टू डिलीवर एनीथिंग। उनको कोई बात डिलीवर अगर करनी है तो उनके लिए बहुत थोड़ा कठिनाई हो जाती है। Taking up the education of children, we see that they should be trained to love one another, to be tender to the lower animals and to observe and think right। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, अगर हम, वैसे तो एजुकेशन बहुत सारी तरह तरह की एजुकेशन हो सकती है ना, ज्ञान तो तरह तरह का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बात करी जा रही है एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स की। ठीक है, बच्चों की एजुकेशन से अगर की हम अगर बात करें तो देखो, वी सी दैट दे शुड बी ट्रेन। हमें ऐसा लगता है कि उन्हें किस चीज की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए? उन्हें इस बात के लिए ट्रेन किया जाना चाहिए कि वे हमेशा एक दूसरे से प्यार करें, सबसे प्यार मोहब्बत के साथ रहें, ठीक है, लड़ाई झगड़ा ना करें। टू बी टेंडर टू द लोअर एनिमल्स, लोअर एनिमल्स यानी कि जो दूसरे जीव जंतु हैं उनके साथ कैसे रहें? दया भावना का वो रखें, उनके प्रति अपने दिल में क्या रखें बच्चों? दया रखें। ठीक है, ऐसे नहीं कि हम ह्यूमंस हैं तो हम बाकी सारे एनिमल्स को या दूसरे स्पीशीज को हम क्या करें, गलत तरीके से ट्रीट करें। ऐसा हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए ये भावना, है ना। तो ये सारी चीजें हम सिखाते हैं। एंड टू ऑब्जर्व एंड थिंक राइट। और हम क्या सिखाते हैं कि सबसे पहले चीजों को समझो, ऑब्जर्व करो, देखो, परखो, और फिर थिंक राइट, और हमेशा सही सोच रखो। ठीक है, एक अच्छी सोच रखो, सही सोच रखो। ये सारी चीजें सिखाई जाती है बच्चों को। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। The task of teaching them how to read and write and to count and calculate is important। ये कह रहे हैं कि देखो, बच्चों को ये सिखाना कि कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे गिनती करते हैं और कैसे कैलकुलेशंस करते हैं, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। बट इट शुड नॉट मेक अस लूज साइट ऑफ द प्राइमरी एम ऑफ मोल्डिंग पर्सनैलिटी इन द राइट वे। लेकिन ये करते हुए हमें ये नहीं भूल जाना चाहिए कि हमारा सबसे प्राइमरी, सबसे बेसिक कर्तव्य क्या है, सबसे बेसिक एम क्या है। वो क्या होना चाहिए बच्चों? कि बच्चे की, एक स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को मोल्ड करना, यानी कि उसका जो व्यक्तित्व है उसको हम किस तरह का बना रहे हैं, उसको हम सही दिशा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। एक हम बच्चे के अंदर एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप कर पा रहे हैं, सही इंसान को हम क्रिएट कर पा रहे हैं या नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक चीज होनी चाहिए। हाँ, एक अच्छा इंसान, क्योंकि बच्चों अगर मान लीजिए एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान है लेकिन वो एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, तो वो समाज के लिए कोई अच्छा कार्य नहीं करेगा। लेकिन हम साथ साथ पहले उसे एक अच्छा व्यक्ति बनाएं और फिर उसे अच्छी शिक्षा देकर के समाज में अगर छोड़ें, तो वो बच्चों समाज के लिए क्या करेगा, बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकता है। तो हमारा बेसिक ये होना चाहिए कि क्या, बेसिक एम शुड बी, द प्राइमरी एम शुड बी टू क्रिएट अ गुड पर्सनैलिटी आउट ऑफ दैट चाइल्ड एंड देन टीच हिम अदर थिंग्स। फिर उसको दूसरी चीजें सिखानी चाहिए, पढ़ना लिखना काउंट करना, ये सारी चीजें। ठीक है, लेकिन हम बेसिक एम को क्या कर रहे हैं बच्चों, भूलते चले जा रहे हैं। हम स्टूडेंट्स की को एक अच्छी पर्सनैलिटी नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, फॉर दिस, और ये करने के लिए एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक गुड पर्सनैलिटी, एक ऐसा
एक सही इंसान या फिर एक अच्छा इंसान बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, ठीक है। फॉर दिस इट इज नेसेसरी टू कॉल इनटू एड कल्चर, ट्रेडिशन एंड रिलीजन। इसके लिए हमें सहायता लेनी पड़ेगी। एड का मतलब होता है स्टूडेंट्स हेल्प, ठीक है। एक अच्छे इंसान को, इंसान वाली पर्सनैलिटी हमें किसी बच्चे के अंदर डेवलप करनी है तो उसके लिए हमें मदद लेनी पड़ेगी किसकी, कल्चर की, ठीक है। कल्चर आपको पता है बच्चों, संस्कृति, ट्रेडिशंस जिन रीति रिवाजों को फॉलो किया जाता है, और रिलीजन, रिलीजन हम कह सकते हैं धर्म का भी हमें, मजहब जिसे कहते हैं उसका भी हमें सहायता लेनी पड़ेगी। But in our country, we have in the same school to look after boys and girls born in different faiths and belonging to families that live diverse ways of life। ठीक है, हमने ये तो कह दिया कि हमें कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजन की हेल्प लेनी चाहिए। क्यों? देखो, क्योंकि कल्चर हम लोगों को अपना सिखाएंगे तो बच्चों को सिखाएंगे, ट्रेडिशन सिखाएंगे, रिलीजन, हर रिलीजन में, हर मजहब में अच्छी अच्छी बातें लिखी होती है। अगर वो हम बच्चों को अगर सिखाते हैं तो दैट कैन help a lot in creating a good personality। But the problem is that in our school, in our country, in schools, we have a lots of boys and girls which are belonging to diverse cultures and religions। बहुत सारे अलग अलग cultures और religions के बच्चे आते हैं, तो हम कैसे particular religion choose करें कि नहीं हम इसी religion की बातें इन बच्चों को सिखाएंगे, या फिर इस, मान लीजिए एक्स वाई जेड, एक्स की, एक्स रिलीजन की बातें सिखाएंगे, वाई की नहीं सिखाएंगे, या वाई की सिखाएंगे जेड की नहीं सिखाएंगे, या जेड की सिखाएंगे एक्स वाई की नहीं सिखाएंगे। ऐसा कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है ना। एंड फॉलो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्शिप, और क्योंकि उनके क्या होते हैं बच्चों, फिर रिलीजन अलग है तो फॉर्म्स ऑफ वर्शिप यानी कि पूजा पाठ के तरीके भी अलग होंगे, एसोसिएटेड विद डिफरेंट डिनोमिनेशंस ऑफ रिलीजन, जिन भी गॉड्स को मानते हैं। इट विल नॉट डू the tree that easy path of evading the difficulty by attending solely to physical culture and intellectual education। इसलिए कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्चुअल एजुकेशन देने से, यानी कि ये इंटेलेक्चुअल एजुकेशन और फिजिकल कल्चर के अंदर आ जाता है बच्चों। जो आपकी ये वाली एजुकेशन, सिर्फ पढ़ाई लिखाई से काम नहीं चलेगा, हमें ये जो चीजों के बारे में बात हुई, कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजन का भी हमें महत्व उनको बताना पड़ेगा, ठीक है। We have to evolve a suitable technique and method of serving the spiritual needs of school children professing different faiths। हमें एक ऐसी टेक्निक का इजाद करना पड़ेगा, ऐसी टेक्निक बनानी पड़ेगी जो कि बच्चों की स्पिरिचुअल नीड भी तो होती है। हम मानते हैं बच्चों का इंटेलेक्चुअल नीड है, ठीक है, जरूरत है बच्चों की कि हम उन्हें ज्ञान दें, क्योंकि उनका जो ब्रेन है वो ज्ञान चाहता है, वो सवाल पूछता है, उसे जवाब चाहिए। लेकिन इस ब्रेन की, इस छोटे बच्चे के ब्रेन को स्पिरिचुअल नीड्स भी होती है बच्चों, आध्यात्मिक जरूरतें भी होती हैं। क्योंकि अगर उसको आध्यात्मिक तौर पर सही दिशा नहीं दी गई तो भले ही वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, जीनियस क्यों ना हो, वो गलत डायरेक्शन में जा सकता है, गलत पाथ में जा सकता है। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स रहे हैं बच्चों हमारी हिस्ट्री में, ठीक है। आप बहुत टैलेंटेड लोगों को ले सकते हैं जो गलत डायरेक्शंस में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कुछ ऐसे लोगों की बात करें, कुछ टेररिस्ट की बात करें। टेररिस्ट क्या होते हैं बच्चों, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड इंसान होते हैं वो, ठीक है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ दे आर वेरी करेजियस, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हिम्मत वाले होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, डेयरिंग होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है। लेकिन बस क्या है बच्चों कि वो, उन्होंने एक गलत रास्ता चुन लिया है, ठीक है। और देखो, गलत रास्ता चुनने की वजह से वो समाज के लिए कितना बड़ा खतरा बन जाते हैं, और समाज में उन लोगों का नाम किस तरह से लिया जाता है, बहुत ही हीन भावना से उनको देखा जाता है, ठीक है। तो ये फर्क पड़ता है, आपका सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंट होना मैटर नहीं करता है, आपके पास कितना ज्ञान है ये मैटर नहीं करता, आप उस ज्ञान को किस डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। फॉर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल आई विल गिव यू, दैट इज ऑफ हिटलर। हिटलर को आप सभी जानते हैं बच्चों। हिटलर के अंदर कितना ज्यादा टैलेंट था, ठीक है, कितना अच्छा वो एक लीडर हो सकता था अगर वो राइट डायरेक्शन में अपने अंदर वो नफरत को ना भरता, जो नफरत उसने अलग अलग धर्मों के लिए अंदर अपने भरी थी, खासकर यहूदियों के लिए उसके अंदर जो नफरत थी, अगर वो ना होती, वो सभी लोगों को क्या लेके चलता, एक तरह से लेके चलता, एक रिलीजन में सबको लेके चलता, तो शायद, और अगर वो सही डायरेक्शन में चलता तो वर्ल्ड वॉर ना होता, और वो बच्चों वर्ल्ड को एक अच्छी डायरेक्शन में ले जाता है ना। तो ऐसा भी हो सकता था। तो हमें उस डायरेक्शन में नहीं ले जाना है अपने बच्चों को कि हम उनके दिमाग में नफरत भरें, दूसरे मजहब या धर्मों के प्रति गलत भावना भरें। ऐसा होना चाहिए कि वे सभी मजहबों की, सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, उनके अंदर म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, और वो एक तभी एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। इसीलिए हम उनकी जो स्पिरिचुअल नीड्स है, जो आध्यात्मिक जरूरतें हैं, हमें उनको देनी पड़ेंगी, उनको सिखानी पड़ेगी। और अलग अलग फेथ के लोग हैं तो हमें कुछ इस तरह से
एक टेक्निक अपनानी पड़ेगी ताकि सभी फेथ के लोग, सभी अलग अलग जो विश्वास जो रखते हैं, वो सब उस बात को समझ सकें। ठीक है, वी वुड देयर बाय प्रमोट एन एटमॉस्फेयर ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। और इस तरह से हम एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल का मतलब होता है बच्चों आपसी। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, तो पर्सन ए पर्सन बी की रिस्पेक्ट करता है, पर्सन बी पर्सन ए की रिस्पेक्ट करता है, इसको कहा जाता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और अगर ए बी की कर रहा है, बी ए की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, देन दैट इज नॉट म्यूचुअल। ठीक है, तो म्यूचुअल का मतलब है दोनों मिलजुल के करें। और यहाँ पे दो की बात नहीं हो रही, यहाँ सभी की। यहाँ पे यानी कि सभी बच्चे स्कूल में जितने भी अलग अलग फेथ के, रिलीजन के बच्चे हैं, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें कि हाँ कोई बात नहीं। हमारे कंट्रीज में बच्चों कितने सारे रिलीजन है, आप देख लीजिए एक बार। फॉर एग्जाम्पल हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैनिस्ट, जैन्स जो होते हैं। और बच्चों ये तो मतलब कुछ बेसिक ही मैंने लिखे हैं, ऐसे और भी बहुत सारे रिलीजियंस हैं जो मैंने अभी तक नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, देर आर सम ज्यूज ऑल्सो, ज्यूज भी हैं यहाँ पे। देर आर सम पारसीज ऑल्सो, पारसीज भी हैं। बहुत सारे रिलीजियंस हैं बच्चों। ठीक है, ये तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 जो बेसिक रिलीजियंस हैं वही लिखे हैं। ऐसे बहुत से रिलीजियंस और फेथ्स हैं हमारी कंट्री में जो लोग फॉलो करते हैं। तो एक ऐसे स्कूल में जहाँ पे कुछ इस तरह से माहौल हो, जहाँ पे ये सारे रिलीजन के लोग, बच्चे, खासकर बच्चे, स्टूडेंट्स एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हो, एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट कर रहे हो। ये इनके रिलीजन को रिस्पेक्ट करे और ये इनके रिलीजन को रिस्पेक्ट करे और उनको भी रिस्पेक्ट करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और हमें यही अपने स्टूडेंट्स को सिखानी होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक रिलीजन का स्टूडेंट दूसरे रिलीजन के स्टूडेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है या फिर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। दैट विल ऑलवेज क्रिएट अ काइंड ऑफ डिस्प्यूट इन द स्कूल। ठीक है, फिर यही चीजें यहीं से शुरुआत होती है इन चीजों की बच्चों। जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, ये लड़ाइयाँ होती हैं, इन चीजों की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ यही तो बेसिक रूट कॉज है। अगर हम स्कूल लेवल से, जहाँ पे बच्चा क्या होता है, एक छोटा बच्चा होता है, उसका जो ब्रेन होता है, इट्स एक कोमल दिमाग होता है। ठीक है, अगर हम वहीं पे उसको सारी चीजें सही सही तरीके से समझाएं, उसको रिस्पेक्ट करना सिखाएं, दूसरों की, दूसरे रिलीजन्स की, दूसरे लोगों की और दूसरे जीवों की भी। ठीक है, हर तरह की उसको रिस्पेक्ट करना सिखाई जाए, तो शायद वो एक अच्छा इंसान बन के निकल सकता है। तो यही चीज डिस्कस हो रही है बच्चों इसमें। ठीक है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, अ फुलर अंडरस्टैंडिंग हो। यानी कि अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है बच्चों समझ। ठीक है, समझ होनी चाहिए। सबसे पहले तो समझ होनी चाहिए अपने ही रिलीजन को लेके। पहले वो सबसे पहले अपने रिलीजन को तो अच्छे से समझे। ठीक है, फिर वो दूसरों के रिलीजन को भी समझे, दूसरों के फेथ्स को भी समझे, क्योंकि जो इंसान खुद को समझता है वो दूसरों को और दूसरों की भावनाओं को भी बहुत अच्छे से समझ सकता है। एंड हेल्पफुल कोऑपरेशन अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज इन आवर सोसाइटी। और इसी तरह से एक अच्छा, हेल्पफुल, मददगार कोऑपरेट, हम एक दूसरे के साथ क्या कर पाएंगे, कोऑपरेट कर पाएंगे इस अलग अलग कम्युनिटीज के लोग इस सोसाइटी में। क्योंकि सोसाइटी भी तो कहाँ से बन रही है, सबकी शुरुआत तो स्कूल से ही हो रही है बच्चों, है ना। जो ज्ञान स्कूल में लेकर हम बाहर निकलते हैं, 11th 12th के बाद आप बाहर निकलेंगे, स्कूल से बाहर जाएंगे, तो आप ही तो इस सोसाइटी का, इस देश का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो अगर आप ये सारी अच्छी चीजें सीख के स्कूल से बाहर जाते हैं, तो यू विल क्रिएट अ डेफिनेटली अ ब्यूटीफुल कंट्री एंड अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। और अगर कंट्रीज अच्छी होंगी तो फिर पूरा का पूरा वर्ल्ड और ये विश्व भी अच्छा रहेगा, कोऑपरेशन के साथ रहेगा, बिल्कुल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रहेगा। यहां तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। Again, we must remain one people, and we have therefore to give basic training in our schools to speak and understand more language than one, and to appreciate and respect the different religions prevailing in India. ठीक है, इसलिए कह रहा है कि अगेन वी मस्ट रिमेन वन पीपल। हमें क्या बनना है, वन पीपल बन के रहना है, यानी कि एकजुट होके रहना है। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हैं आप लैंग्वेज को? तो इसी तरीके से मैं तो आप लोगों को एक एक वर्ड, एक एक लाइन एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ, ताकि आप लोग सीखें कि किस तरह से हमें, अगर जब फास्ट रीडिंग करनी पड़ी तो हम कैसे फटाफट पैराग्राफ को समझेंगे। तो वन पीपल से मतलब है बच्चों यूनाइट होके रहना है, एकजुट होके रहना है हम लोगों को। ठीक है, एंड वी हैव देयरफॉर, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्कूलों में बेसिक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ताकि जो बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज ना सीखें, वो एक से ज्यादा लैंग्वेज सीखें। एटलीस्ट 2 3 लैंग्वेज तो सीखें, जो मेन मेन लैंग्वेज है जो इंडिया में बोली जाती हैं।
क्योंकि जब वो दूसरे कल्चर्स की दूसरी भाषाएं भी समझेंगे तभी वो दूसरे लोगों को समझ पाएंगे, अप्रिशिएट कर पाएंगे और रिस्पेक्ट कर पाएंगे दूसरे रिलीजन्स का। ठीक है, ताकि दूसरे रिलीजन्स का भी रिस्पेक्ट करें, जितने भी रिलीजन्स इंडिया में प्रिवेल कर रहे हैं, प्रिवेल मतलब आर एग्जिस्टिंग। ठीक है, जितने भी रिलीजन्स इंडिया में है। क्लियर बच्चों? It is not right for us in India to be dissuaded from this by considerations as to overtaking the young mind. ठीक है, जो अभी जो यंग माइंड्स हैं बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, वो गलत प्रभाव पड़ रहा है उन पे, गलत गलत चीजें सीख रहे हैं। जैसे कि जब वो देखते हैं कि किस तरह से कम्युनिटी वायलेंस हो रहा है, ये सारी चीजों से उनके दिमाग में क्या जाता है बच्चों, एक नेगेटिव मैसेज जाता है उनके यंग माइंड में। ठीक है, व्हाट इज नेसेसरी मस्ट बी डन एंड इज नॉट इन फैक्ट टू ग्रेट अ बर्डन। ठीक है, हमें वो करना है जो करना बहुत जरूरी है, और इस तरह से इन यंग माइंड्स का हमें ध्यान रखना है कि आने वाले पीढ़ी में, आने वाले बच्चों में वो नफरत की भावना है वो आगे ना जाए। इट इज नॉट इन फैक्ट टू ग्रेट अ बर्डन, और ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ऐसा करना भी। Any attempt to do away with or steamroll the differences through governmental coercion and indirect pressure would be as futile as it would be unwise. ठीक है, और ये सारी चीजें अगर गवर्नमेंट के किसी प्रेशर से या इनडायरेक्ट किसी प्रेशर के दबाव के द्वारा हो तो वो सही नहीं रहेगा। ठीक है, एनी इम्पोजिशन ऑफ single way of life and form of worship on all children or neglect of a section of the pupils in this respect or barren secularization will lead to a conflict between school and home life which is harmful. ठीक है, ये कहा जा रहा है कि अगर सरकार या कोई सी भी सरकार अगर इस तरह का कोई निर्णय लेती है या बच्चों को प्रेशराइज करती है कि ये पर्टिकुलर रिलीजन ही सबको स्कूलों में फॉलो करना पड़ेगा, आप दूसरे रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते, यही चीज आपको फॉलो करनी है, तो वो सही नहीं रहेगा। ठीक है, वो चाहे कोई सी भी सरकार हो बच्चों। अगर हम पीछे अंग्रेजों के टाइम में भी जाएं, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो जो ये स्कूल्स थे, जो मिशनरी स्कूल्स चलाए जाते थे, उसमें क्या था, क्रिश्चियनिटी को क्या किया जा रहा था, सब पे इन्फोर्स किया जाता था कि सब लोग क्रिश्चियनिटी को ही फॉलो करें, ये करें वो करें। तो ये चीज गलत होती है, हमें कभी किसी एक रिलीजन को सब पर नहीं थोपना है। ठीक है, और सरकार अगर ऐसा करती है तो उससे क्या होगा बच्चों, दैट विल बी, और दूसरे सेक्शन के, एक सेक्शन के बच्चों को, एक सेक्शन के स्टूडेंट्स को, चिल्ड्रन को क्या किया जाए, उनके रिलीजन को प्रेफर किया जाए, और दूसरे सेक्शन के जो प्यूपिल्स हैं, प्यूपिल्स का मतलब होता है बच्चों जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, ठीक है, स्टूडेंट्स के रिलीजन को अगर नेग्लेक्ट किया जाए या फिर उनको रिस्पेक्ट ना दी जाए तो वो सेकुलराइजेशन, सेकुलराइजेशन वो होता है बच्चों ऐसी व्यवस्था जहां पे सारी धर्मों को एक समान माना जाता है। ठीक है, सेकुलर कंट्री उसे कहा जाता है। ठीक है, विल लीड टू अ कन्फ्लिक्ट, इस वजह से क्या होगा, तनाव पैदा होगा, कन्फ्लिक्ट पैदा होंगे, लड़ाइयां शुरू होंगी। ठीक है, बिटवीन स्कूल एंड होम लाइफ, बच्चों में भी लड़ाई होगी और साथ ही साथ जो स्कूल की जो लाइफ है और जो बच्चों की घर की लाइफ है उसमें भी वो हार्मफुल रहेगा। स्कूल लाइफ में भी वो बच्चा सही नहीं कर पाएगा, और घर की होम लाइफ यानी कि जब वो स्कूल से बाहर निकलता है, समाज में घुलता मिलता है, तो वहां पे भी गड़बड़े होंगी, कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। On the other hand, if we give due recognition to the different prevailing faiths in the educational institutions by organizing suitable facilities for religious teaching for boys and girls of all communities, this may itself serve as a broadening influence of great national values. देखो ये सारी चीजें तो करना गलत था कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को ही थोपा जाए स्टूडेंट्स पे, या कि ऐसा किया जाए कि एक सेक्शन के बच्चों को फेवर किया जाए और दूसरे सेक्शन के बच्चों को नेग्लेक्ट किया जाए, वो गलत होगा, बहुत ज्यादा गलत होगा, उससे कन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगे। लेकिन अगर हम उसके विपरीत कार्य करते हैं, क्या करते हैं, हम रिकॉग्निशन देते हैं सभी रिलीजन्स को, जितने भी फेथ या फिर रिलीजन जो हमारे स्कूल में है, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, बात सिर्फ स्कूलों की नहीं हो रही बच्चों, स्कूल तो बेसिक स्कूल हो गए ना, ठीक है, प्राइमरी स्कूल से उसके बाद कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, सबकी बात हो रही है, जितने उसके अंदर सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर सब आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा सुटेबल फैसिलिटीज ऑर्गेनाइज की जाएं फॉर रिलीजियस टीचिंग्स, यानी कि रिलीजियस आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाए बच्चों को, लेकिन ये ध्यान रखते हुए फॉर बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ ऑल कम्युनिटीज, इस स्कूल में या फिर हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के बच्चे नहीं रह रहे, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक धर्म की बातें नहीं करनी है, हमें हर धर्म से क्या करना है, सब धर्मों में कुछ ना कुछ अच्छी बातें लिखी गई हैं, हो सकता है कुछ ना कुछ
कंट्रोवर्शियल चीजें भी रहती हैं, तो हम कंट्रोवर्शियल चीजों को साइड में रख दें। जिन चीजों से हमें लाइफ में कोई अच्छी वो नहीं मिल रही है, कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है, तो उनको साइड रखा जाए और हर रिलीजन बुक से, टेक्स्ट से कुछ अच्छी अच्छी चीजें निकाली जाए और उनका एक क्या किया जाए बच्चों, मिक्सचर बना के बच्चों को सिखाया जाए, कंबाइन करके वो सारा जो टीचिंग्स है वो बच्चों को दी जाए, ताकि किसी भी रिलीजन या किसी भी सेक्शन के बच्चे की, स्टूडेंट की फीलिंग्स जो है वो हर्ट ना हो, उसे ऐसा फील ना हो कि यहाँ पे दूसरा रिलीजन ही सिखाया जा रहा है और मेरे रिलीजन की कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है, या मुझे नेग्लेक्ट, जो नेग्लिजेंस की भावना है वो बच्चे के अंदर पैदा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर इस तरह से चीजें हम सिस्टम को ऑर्गेनाइज करते हैं तो इससे क्या होगा, ब्रॉडनिंग इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेट नेशनल वैल्यूज, जो नेशनल वैल्यूज हम चाहते हैं कि एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो, एक सशक्त राष्ट्र का, एक सशक्त भारत का निर्माण हो, ये तभी हो पाएगा अगर हम बच्चों के अंदर इस तरह की वैल्यूज डालते हैं कि सभी रिलीजन के बच्चों को एक समान देखा जाए, सबको एक बराबर का महत्व दिया जाए, किसी को भी नेग्लेक्ट ना किया जाए और उनको सिखाया जाए कि कैसे मिलजुल के रहना है और कैसे एक दूसरे का म्यूचुअल रिस्पेक्ट करनी है, एक दूसरे को और एक दूसरे के धर्म को सम्मान देना है, ठीक है बच्चों। इस तरह से ही हम वी विल बी एबल टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इंडिया एंड एन बेटर इंडिया। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे इसके साथ बच्चों हमारा जो ये कॉम्प्रिहेंशन था, ये पैसेज था, ये फिनिश हो जाता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करना, ठीक है, कि अब इससे रिलेटेड जो भी आपने अभी तक बातें पढ़ी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे। अब आपको उन क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, लेकिन वो क्वेश्चंस तभी डिस्कस कर सकते हैं जब आपने ये पैसेज अच्छे से पढ़ा हो। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप सीधा ये ना करें कि क्वेश्चंस देखने लग जाएं और फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पैसेज को रीड करें, नहीं, ये बहुत गलत होता है बच्चों। आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक बार पैसेज को, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को आपको अच्छे से रीड करना है एंड देन यू हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है बच्चों। ये आपको पैटर्न क्लियर होता चला जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हम इस सीरीज में जो क्वेश्चन आंसर सैंपल पेपर्स की सीरीज है इसमें हम आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, इसलिए क्लासेस में बच्चों कंटिन्यू रहें और देखें कि किस तरह से हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो हमने एक पैसेज पढ़ा है इसके हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन बच्चों, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।